हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी कोटा स्टडी ट्यूटर्स। हमारे डेली करंट अफेयर वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको स्टेट और सेंट्रल दोनों एग्जाम्स के लिए फायदेमंद रहेंगे, जैसे एसएससी, रेलवे, बैंक, एनटीपीसी और यूपीएससी के लिए भी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा क्विज क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन किस राज्य में होता है। तो बताइए कि भारत में सबसे ज्यादा सॉल्ट का प्रोडक्शन किस राज्य में होता है। तो ये है आपके ऑप्शन और इसका आंसर आपको कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में देना है रोज की तरह। ओके, तो अब हम चलते हैं आज के हमारे करंट अफेयर की तरफ। तो हमारे करंट अफेयर का पहला सवाल है कि HIL लिमिटेड टिड्डी नियंत्रण के लिए किस देश को 25 टन कीटनाशकों की आपूर्ति करेगा। तो बताइए कि जो HIL है वो टिड्डियों पर कंट्रोल करने के लिए किस देश को 25 टन की कीटनाशक यानी कि पेस्टिसाइड का आपूर्ति करेगा। तो ये करेगा HIL किसको, ईरान को। ठीक है, तो HIL यानी कि हैदराबाद इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये एक सरकारी कंपनी है और जो कीटनाशक यानी कि पेस्टिसाइड उनको दिया जाएगा उसका नाम क्या है, उसका नाम है मेलाथियन टेक्निकल। और HIL द्वारा ही लैटिन अमेरिकी देश पेरू को भी 10 टन कवकनाशी यानी कि फंगिसाइड जिसका नाम था मैंकोजेब वो भी एक्सपोर्ट किया है। और नेक्स्ट वीक 12 टन फिर से एक्सपोर्ट किया जाएगा। और HIL ने टिड्डी कंट्रोल प्रोग्राम के लिए राजस्थान और गुजरात को भी मेलाथियन टेक्निकल पहुंचाने के लिए एग्रीमेंट किया है। और HIL ने पिछले वीक तक 67 टन मेलाथियन टेक्निकल का प्रोडक्शन भी किया था। तो ये था इस सवाल के बारे में। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि मई 2020 में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने चार धाम कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में चंबा के नीचे निर्मित कितनी मीटर लंबी सुरंग का उद्घाटन किया है। तो बताइए कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कितने मीटर लंबी टनल का उद्घाटन किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास में 440 मीटर लंबी टनल का उद्घाटन किया है। तो हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने चारधाम कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में चंबा के नीचे बनाए हुए 440 मीटर टनल का उद्घाटन किया है। इस टनल से ऋषिकेश, धरासू और गंगोत्री जाने वाले चारधाम हाईवे तक पहुंचने में लगने वाले समय में भी कमी आएगी और भीड़ भाड़ से भी बचा जा सकेगा। तो ये था इसका आंसर। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि निम्न में से किसने अपना खुद का ग्रूमिंग और पर्सनल केयर ब्रांड FRSH लॉन्च किया है। तो बताइए कि खुद का पर्सनल केयर ब्रांड FRSH किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसको लॉन्च किया है सलमान खान ने। ठीक है, तो सलमान खान ने अपना खुद का ग्रूमिंग और पर्सनल केयर ब्रांड FRSH लॉन्च किया है और कोरोना वायरस महामारी के दौरान स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सबसे पहला प्रोडक्ट सैनिटाइजर लॉन्च करने का फैसला किया है और उन्होंने कहा है कि बाकी प्रोडक्ट भी जल्दी ही आ जाएंगे। तो ये था इनके बारे में। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा अगला सवाल है कि मई 2020 में निम्न में से कौन सा मोबाइल ऐप अब ओपन सोर्स है। तो बताइए कि इनमें से कौन सा मोबाइल ऐप ओपन सोर्स है। तो इसका आंसर है आरोग्य सेतु। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है। तो ओपन सोर्स का मतलब है कि दुनिया का कोई भी डेवलपर यानी कि दुनिया का कोई भी डेवलपर ये जान सकता है कि आरोग्य सेतु में कौन कौन सी जानकारी स्टोर हो रही है और ऐप आपके फोन में क्या क्या कर रहा है। तो ये कोई भी डेवलपर जान सकता है इसको ओपन सोर्स करने के बाद में। और इस ऐप को NIC ने डेवलप किया था यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, और NIC द्वारा ही इस ऐप के लिए बग बाउंटी की भी घोषणा की गई है। अब बग बाउंटी क्या होता है, तो सरकार ने ऐप में बग खोजने के लिए एक बग बाउंटी प्रोग्राम को लॉन्च किया है जिसमें कोई भी इसमें बग खोजता है तो उसको सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो ये था इस ऐप के बारे में और सवाल के बारे में। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि मई 2020 में IMF ने कोविड-19 से लड़ने के लिए किस देश को $700 मिलियन का लोन देने की घोषणा की है। तो बताइए कि IMF ने किस देश को लोन देने की घोषणा की है। तो इसका आंसर है म्यांमार को लोन देने की घोषणा की गई है। तो म्यांमार की संसद ने देश में कोविड-19 से लड़ने के लिए अपने खर्च को पूरा करने के लिए IMF से $700 मिलियन का लोन लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो म्यांमार ने अपनी रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी और रैपिड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के तहत IMF से लोन मांगा है जो लो इनकम कंट्री को सस्ती ब्याज दरों पर लोन की सुविधा देता है। अब मैं आपको थोड़ा सा म्यांमार के बारे में बता देता हूँ। तो म्यांमार की जो कैपिटल है उसका नाम है नेपिदाओ और यहाँ पर जो करेंसी चलती है वो है बर्मीज क्यात। ठीक है, अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान ने मई 2020 में संक्रामक रोगों के ब्लॉक यानी कि इन्फेक्शियस डिजीज ब्लॉक का उद्घाटन किया है। तो बताइए किस इंस्टीट्यूट द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है।
तो इसका उद्घाटन किया गया है शेरे कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज द्वारा। ठीक है, तो शेरे कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी कि SKIMS द्वारा संक्रामक रोग ब्लॉक यानी कि इन्फेक्शियस डिजीज ब्लॉक का उद्घाटन किया गया है। यह नॉर्थ इंडिया का पहला ऐसा सेंटर है जो क्वालिटी फैसिलिटीज से इक्विप्ड है। इसमें 40 बेड का आइसोलेशन वार्ड है और ICU भी है इसमें। ठीक है, तो ये इस सवाल के बारे में था। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि मई 2020 में किस राज्य के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट उसके द्वारा वन धन योजना लर्निंग फॉर पोस्ट कोविड-19 पर आपकी योजना व्याख्यान श्रृंखला के तहत एक वेबिनार का आयोजन किया गया है। तो इस वेबिनार का आयोजन किया गया है राजस्थान में। ठीक है, तो राजस्थान सरकार के साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा ये वन धन योजना लर्निंग फॉर पोस्ट कोविड-19 पर आपकी योजना व्याख्यान सीरीज के तहत एक वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया था। ये ट्राइफेड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स यानी कि भारत सरकार के सहयोग से ऑर्गेनाइज किया गया था। इसमें इस बात पर चर्चा हुई थी कि कोविड-19 के बाद हमारी क्या योजना रहेगी और हम क्या सीखेंगे इससे, मतलब कोविड-19 से हमने क्या सीखा है और आगे की चलकर इसकी क्या योजना हम अपनाएंगे, ये इस बात पर इस वेबिनार में चर्चा हुई थी। अब मैं आपको थोड़ा सा राजस्थान के बारे में बता देता हूँ। तो राजस्थान के जो नेशनल पार्क है उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। तो राजस्थान के नेशनल पार्क है मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क जो कि कहाँ पर है, दरा में। डेजर्ट नेशनल पार्क है, केवलादेव घना नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, सरिस्का नेशनल पार्क है। और फिर थोड़ा सा डैम के बारे में बता देता हूँ मैं आपको। तो डैम है बिसलपुर डैम जो कि बनास नदी पर बना हुआ है, राणा प्रताप सागर डैम जो कि चंबल नदी पर बना हुआ है, जवाई डैम जो भी जवाई नदी पर बना हुआ है। तो ये था इस सवाल के बारे में और राजस्थान के बारे में। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो अगला सवाल है कि मई 2020 में एडिशनल डायरेक्टर के रूप में जियो प्लेटफॉर्म के बोर्ड में कौन शामिल हुआ है। तो बताइए कि जियो प्लेटफॉर्म के एडिशनल डायरेक्टर के रूप में कौन शामिल हुआ है जियो प्लेटफॉर्म के बोर्ड में। तो यहाँ शामिल हुए हैं अनंत अंबानी। ठीक है, तो ये मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे हैं। ये एडिशनल डायरेक्टर के रूप में जियो प्लेटफॉर्म के बोर्ड में शामिल हो गए हैं। तो ये था इस सवाल के बारे में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो किस राज्य के डाक विभाग और बागवानी यानी कि हॉर्टिकल्चर विभाग ने शाही लीची और जर्दालू आम लोगों को घर में पहुंचाने के लिए सहयोग किया है। तो किस सरकार द्वारा किया गया है। तो ये बिहार में किया गया है। तो बिहार पोस्टल सर्कल ने मुजफ्फरपुर से शाही लीची और भागलपुर से जर्दालू आम को पहुंचाने के लिए हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट यानी कि बागवानी विभाग के साथ एक एग्रीमेंट किया है। लोग ऑनलाइन वेबसाइट www.horticulture.bihar.gov.in पर ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। तो बिहार में जिसको भी जर्दालू आम और शाही लीची को मंगवाना हो अपने घर पर मंगवा सकता है। इस वेबसाइट पर जाकर ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो हमारा अगला सवाल ये है कि किस देश में कोविड-19 से 1 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। तो बताइए कि इनमें से किस देश में कोविड-19 की वजह से 1 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। तो ये मौत हुई है अमेरिका में। ठीक है, तो पूरी दुनिया में कोरोना वायरस केसेस की संख्या कितनी हो चुकी है, 58 लाख से भी ज़्यादा हो चुकी है और लगभग 3.5 लाख लोगों से ज़्यादा की मौत भी हो चुकी है। और इसमें सबसे ज़्यादा संख्या अमेरिका की है, केसेस भी सबसे ज़्यादा अमेरिका में ही है और मरने वालों की संख्या भी सबसे ज़्यादा अमेरिका में ही है, जो कि कितनी 1 लाख को पार कर चुकी है मरने वालों की संख्या अमेरिका में। दूसरे नंबर पर यहाँ पर जो अगर मैं इसकी मौतों की बात करूँ तो दूसरे नंबर पर है डेथ के मामले में ब्रिटेन है और तीसरे स्थान पर है इटली। और इटली की बात करूँ तो इटली में लगभग 33,000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है। चौथे स्थान पर है फ्रांस, पांचवें पर है स्पेन और छठे स्थान पर है ब्राजील। ठीक है, और अगर अपने भारत की बात करूँ तो भारत में भी जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो अभी भारत में लगभग 1,65,000 से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं और अगर मरने वालों की संख्या की बात की जाए तो भारत में 4700 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये था इनके बारे में। अब मैंने यहाँ पे आप एक यूएस का फ्लैग दिखाया है। तो इस फ्लैग में ये स्टार हैं। तो इन स्टार्स की संख्या कितनी है। तो इन स्टार्स की संख्या है 50। ये किसको बताती है। तो यूएस के अंदर 50 स्टेट हैं। तो ये स्टार्स उन स्टेट की संख्या को बताते हैं। तो 50 स्टेट और 50 स्टार। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि किस देश ने भारत और चीन के बीच सीमा LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल विवाद पर मध्यस्थता का प्रस्ताव दिया है, यानी कि मीडिएटर बनने का प्रस्ताव दिया है। तो ये प्रस्ताव दिया गया है अमेरिका द्वारा। ठीक है, तो अमेरिका ने कहा कि वो भारत और चीन के सीमा विवाद यानी कि बॉर्डर डिस्प्यूट पर मीडिएशन के लिए तैयार है।
यानी कि मध्यस्थता के लिए तैयार है। इसके लिए राष्ट्रपति ट्रंप ने दोनों देशों की सरकारों को सूचना भी पहुंचाई है। इससे पहले भी कश्मीर मुद्दे पर अमेरिका ने मध्यस्थता के लिए कहा था, पर उस समय भारत ने उसे ठुकरा दिया था, और आई थिंक इस बार भी ऐसा ही होगा। ना तो भारत और न ही चीन चाहेगा कि दोनों के बॉर्डर डिस्प्यूट पर कोई और बीच में आए। हालांकि चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा कि दोनों देशों के पास बातचीत के जरिए मुद्दे सुलझाने का उचित सिस्टम है। और चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पीएम मोदी के 2 फॉर्मल समिट का हवाला देते हुए कहा कि हम दोनों देशों के नेताओं की बैठक के बाद बनी महत्वपूर्ण सहमति और समझौते का सख्ती से पालन कर रहे हैं। इंडिया में चीन के जो एम्बेसडर है सुन विडोंग, उन्होंने भी यही सेम कहा है कि जो भी बातें हुई थी उस सहमति से हम पालन कर रहे हैं, यहाँ पे सख्ती से पालन कर रहे हैं जो भी समझौता हुआ था उसका। और हालांकि एलएसी पर दोनों तरफ से फौजी मूवमेंट बढ़ता जा रहा है। इंडिया ने चिनूक हेलीकॉप्टर और ड्रोन विमान तैनात किए हैं। एयरफोर्स ने फाइटर प्लेन भी तैनात कर दिए हैं यहाँ पर। और चीन की तरफ से भी जो अक्साई चीन है उसमें फाइटर प्लेन तैनात किए जा रहे हैं। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आईटीसी लिमिटेड ने किस कंपनी की 100% अधिग्रहण की घोषणा की है? तो बताइए कि आईटीसी ने इनमें से किस कंपनी के पूरा खरीदने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है सनराइज फोर्स प्राइवेट लिमिटेड की। ठीक है, तो ये डील 2000 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। आईटीसी यानी कि ये आईटीसी एक इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था इस कंपनी का? तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1910 में हुआ था, और उस टाइम पे इसका नाम क्या था? इंडियन टोबैको कंपनी था। तो ये था सवाल के बारे में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो अगला सवाल है कि बच्चों की किताब द इकाबॉक को फ्री में ऑनलाइन लाया गया है, ये किसने लिखी है? तो बताइए कि जो द इकाबॉक बुक है इसको किसने लिखा है? तो इसको लिखा है जेके रोलिंग ने। ठीक है, तो इन्होंने हैरी पॉटर बुक को भी लिखा है। और हैरी पॉटर सीरीज की जो पहली बुक थी हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन, वो कब पब्लिश हुई थी? वो पब्लिश हुई थी 1997 में, और ये बेस्ट सेलिंग बुक सीरीज भी थी। तो इका बुक को भी इन्होंने लिखा है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि नासा ने वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप, जिसको कि डब्ल्यू फर्स्ट का नाम बदलकर किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? तो बताइए कि नासा ने डब्ल्यू फर्स्ट का नाम बदलकर किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा है? तो ये नाम रखा गया नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर। ठीक है, तो ये स्पेस टेलीस्कोप है, ये यहाँ पर दिखाया गया फोटो में। ये क्या है? ये एक स्पेस टेलीस्कोप है जिसे 2025 में स्पेस में पृथ्वी की एक्सिस में रखा जाएगा। और नैन्सी ग्रेस रोमन जिनका नाम है, ये एक एस्ट्रोनॉमर थी। हबल टेलीस्कोप, जिसकी वजह से हम यूनिवर्स के इतने सारे राज जान पाए हैं, उसको बनाने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। कि इनकी नैन्सी ग्रेस रोमन की बहुत बड़ी भूमिका थी हबल टेलीस्कोप को बनाने में। और इनको मदर ऑफ हबल टेलीस्कोप भी कहते हैं। और हबल टेलीस्कोप को अभी लगभग 30 साल पहले लॉन्च किया गया था। कितने? 30 साल पहले लॉन्च किया गया था, और आज भी ये बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है हबल टेलीस्कोप। तो ये थे सवाल के बारे में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो कोविड-19 की वजह से संघाई सहयोग संगठन एससीओ का शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स नेताओं की बैठक को स्थगित कर दिया गया है। ये किस देश में होने वाली थी? तो बताइए कि ये जो ब्रिक्स नेताओं की बैठक है और जो एससीओ का शिखर सम्मेलन है किस देश में होने वाला था? तो ये होने वाला था रशिया में। ओके, तो ये 21 से 23 जुलाई के बीच में सेंट पीटर्सबर्ग में होनी थी। और एससीओ की जो चेयरमैनशिप है इस बार वो किसके पास थी? वो रूस के पास है। तो इसका मतलब अभी एससीओ और ब्रिक्स संगठन का प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट है अभी रूस। एससीओ का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो एससीओ का हेडक्वार्टर है बीजिंग में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 2001 में। और एससीओ के जो मेंबर कंट्रीज है उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। तो एससीओ के जो मेंबर कंट्रीज है उनके नाम है चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको ब्रिक्स के बारे में बता देता हूँ। किसके? ब्रिक्स के बारे में। तो ब्रिक्स का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? संघाई चीन में है, यानी कि संघाई में है। और संघाई कहाँ पर है? चीन में। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2009 में। और मेंबर कंट्री कौन कौन है इसकी? तो इसकी मेंबर कंट्री है ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ये था सवाल के बारे में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि मई 2020 में किस देश ने कोरोना से निपटने के लिए पाकिस्तान को $6 मिलियन देने की घोषणा की है? तो बताइए पाकिस्तान को $6 मिलियन की घोषणा किस देश के द्वारा की गई? तो ये की गई अमेरिका के द्वारा। ठीक है, तो पाकिस्तान में अमेरिकी एम्बेसडर ने एक वीडियो मैसेज में इस धनराशि की घोषणा की है।
इसका इस्तेमाल कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज और स्वास्थ्य कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए किया जाएगा। तो ये जो $6 मिलियन दिए गए हैं, इसका इस्तेमाल जो कोरोना वायरस के जो मरीज हैं उनका इलाज के लिए और जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वहां पर उनके प्रशिक्षण के लिए किया जाएगा। तो ये था इस सवाल के बारे में। अगले सवाल की तरफ चलते। तो अगला सवाल है कि देश भर में फंसे प्रवासी मजदूरों की संख्या को लेकर किस अदालत ने खुद संज्ञान लिया और केंद्र व राज्यों को नोटिस भेजा है? तो किसके द्वारा केंद्र और राज्यों को नोटिस भेजा गया है? तो यहाँ भेजा जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस MR शाह ने कहा कि रिपोर्ट बताती है कि प्रवासी मजदूरों की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, इनको सरकार से मदद की जरूरत है। इन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ये बताएं कि अभी तक प्रवासी मजदूरों के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं आपने। तो और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जिन अस्पतालों को मुफ्त में जमीन मिली है वे मरीजों का इलाज भी मुफ्त में करें। तो ये सब किसके द्वारा कहा गया है? ये सब कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में इस वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर करें। ठीक है, सो टेक केयर, बाय बाय, ऑलवेज स्मार्ट, जय हिंद, जय भारत।